बच्ची से गुजारिश करूँगा ज़ारा पंजवानी सल्लल्लाहु अलैहि कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मजमून जो है वो। मोहतरम जजेस साहिबा और मेरे अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने दिल के सबसे करीब शख्स के बारे में कुछ अल्फाज कह सकूँ। मेरी जिंदगी की रूह, मेरी सबसे बड़ी ताकत और मेरी आइडियल फैमिली मेंबर, मेरी माँ। दोस्तों, दुनिया के हर रिश्ते में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो हिसाब होता है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होती है। एक माँ वो होती है जो अपने जिंदगी के हर सपने को कुर्बान कर देती है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। माँ की होठों की मुस्कान से घर में रोशनी होती है। माँ की दुआओं से जिंदगी में हर मुश्किल आसान होती है। मेरी माँ मेरी आइडियल है क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि जिंदगी को जीना सिखाया है। वो कहती है, बेटा इज्जत और ईमानदारी से जीना सीख लो, कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। और मैं मानती हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की मेहनत और उनकी रातों की दुआओं का नतीजा हूँ। दोस्तों, जब भी मैं गिर जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले उठाने वाली मेरी माँ होती है। जब मैं थक जाती हूँ तो मेरी माँ की मुस्कान मेरी ताकत बन जाती है, और जब मैं हार जाती हूँ तो मेरी माँ अपने जज्बात छुपाकर हमें जीत की दुआ देती है। माँ की दुआ से बढ़ता है हौसला, माँ की दुआ से बढ़ता है हौसला, माँ की दुआ से मिलता है जज्बा, और माँ की दुआ से ही बन जाता है इंसान लाजवाब। मेरी माँ ने मुझे एक सबक दिया जो मेरी जिंदगी का नारा बन गया, हमेशा दूसरों की मदद करो क्योंकि इंसानियत इसी में है। और यही वजह है कि मेरी माँ सिर्फ मेरी आइडियल नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का रास्ता दिखाने वाली रूह है। माँ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है जिसमें मोहब्बत की ठंडी छाँव है, दुआओं का गहरा समंदर है और कुर्बानियों का वो सिलसिला जिसका हिसाब दुनिया की कोई किताब नहीं चुका सकती। माँ वो है जो खुद आंसू पीती है लेकिन हमें मुस्कान देती है। माँ वो है जो अपने अरमान दबाकर हमें जीत की दुआ देती है, और एक माँ वो है जो अल्लाह से हर वक्त दुआ करती है कि मेरे बच्चे की जिंदगी आसान हो। माँ की खामोशी भी एक पैगाम होती है, माँ की खामोशी भी एक पैगाम होती है। माँ की दुआ से ही तो हर शाम सुबह होती है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में आपको हजारों टीचर्स मिल जाएंगे, हजारों दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारी जिंदगी के पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, वो है हमारी माँ। आज मैं आप सबके सामने ये दावा करती हूँ कि अगर इंसान की जिंदगी में माँ का साया है तो समझ लो उसके पास जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। जहाँ में सब दौलत है, सब शान है, मगर माँ के बिना जिंदगी बेजान है। आखिर में मैं इस मंच पर कहना चाहूँगी कि मेरी माँ सिर्फ मेरी आइडियल नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की रूह है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी नेमत दी है तो वो मेरी माँ है। माँ वो दुआ है जो तकदीर बदल देती है। माँ वो रोशनी है जो जिंदगी को रोशन कर देती है। अगर माँ साथ हो तो हर रास्ता आसान है, और माँ के बिना जिंदगी बेजान है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आज अच्छी थी। ભવિષ્ય એ મંજિલ છે જ્યાં પહોંચવાનું છે, ભવિષ્ય એ મંજિલ છે જ્યાં પહોંચવાનું છે, સપના એ શક્તિ છે જેને સાકાર કરવાના છે। ભવિષ્ય એ મંજિલ છે જ્યાં પહોંચવાનું છે, સપના એ શક્તિ છે જેને સાકાર કરવાના છે। હિંમત અને મહેનતથી જો આ જ રીતે આપણે સફર ચાલુ રાખીશું આપણું, હિંમત અને મહેનતથી જો આ જ રીતે આપણે ચાલુ રાખીશું સફર આપણું, તો ભવિષ્ય વિશેની સૌથી વધારે રોમાંચક બાબત એ જ હશે મિત્રો, તો ભવિષ્ય વિશેની સૌથી વધારે રોમાંચક બાબત એ જ હશે મિત્રો કે કાલનો ઇતિહાસ આપણા નામે લખાશે। માનનીય શિક્ષકશ્રીઓ, ન્યાયાધીશો અને મારા પ્રિય મિત્રો, સૌપ્રથમ હું તમારાથી એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું કે કોઈને ખબર છે કે કાલે શું થશે, કાલે આપણી જોડે શું થવાનું છે? ના, આપ સૌનો જવાબ ના હશે। ભવિષ્ય એવી વસ્તુ છે જે આપણે અજાણ્યું છે આપણા માટે, આપણે જાણતા નથી કે આપણી સાથે કાલે શું થવાનું છે, પણ એ અજાણ્યામાં જ મજા છે। એ આપણને જો આપણને ખબર પડી જાય કે ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે તો આપણું જીવન એ સિરિયલના સ્પોઇલર જેવું બોરિંગ બની જાય છે।
આપણે ભૂતકાળ છે ને ભૂતકાળ આપણે બદલી શકીએ છીએ, એ સમય વીતી ગયો છે ને આપણે બદલી શકતા નથી. જ્યારે વર્તમાન એ સમય આપણી પાસે મર્યાદિત છે, પણ ભવિષ્ય એ તો આપણે બદલી શકીએ છીએ. જો આજે આપણે નાના નાના પગલાં લઈશું તો કાલે આપણા માટે મોટો રસ્તો બનશે. જે એક નાનો વિદ્યાર્થી આજે પુસ્તક ખોલે છે, એ વિદ્યાર્થી જ કાલે ડોક્ટર, એન્જિનિયર અને નેતા બની જાય છે. ભવિષ્ય વિશેની સૌથી રોમાંચક બાબત તો એ છે કે વિદ્યાર્થી ભવિષ્ય આપણા હાથમાં હોય છે. આપણે તેને બદલી શકીએ છીએ. આપણે જો અત્યારે મહેનત કરીએ તો તે આપણાથી બદલાઈ શકે છે. આપણે આજે જો આપણે જેવી રીતે માટીએ કુંભારના હાથે આકાર લે છે, એવી જ રીતે ભવિષ્ય આપણા કાર્યો દ્વારા રચાય છે. મિત્રો, ભવિષ્ય વિશેની સૌથી રોમાંચક બાબત એ હશે કે જો ટેકનોલોજી, રોબોટ્સ એ બધું તો ભવિષ્યમાં આવશે, નવી નવી શોધો થતી રહેશે, ભવિષ્ય ટેકનોલોજી વગેરે. તો પણ આપણે યાદ રાખજો મિત્રો કે ભવિષ્યનો ચમત્કાર એ નથી કે રોબોટ્સ ને એ મશીન નથી. ભવિષ્યનો ચમત્કાર મશીન નથી, પણ ભવિષ્યનો સાચો ચમત્કાર માનવીય મૂલ્યો, સપનાઓ એ જ હશે. કારણ કે મશીન પાસે દિમાગ તો હશે, પણ દિલ ફક્ત મનુષ્ય પાસે જ હશે. ભવિષ્ય એક એવી તક છે જેનો અત્યારે આપણા પાસે એ સમય છે કે અત્યારે આપણા સમયનો આપણે સદુપયોગ કરી લઈએ ને તો ભવિષ્યમાં આપણે કંઈક ને કંઈક એવું આપણા નામનો ઇતિહાસ રચાશે. આપણે ભવિષ્યમાં આપણે બદલી શકીએ છીએ. આપણે અત્યારે મહેનત કરીએ તો ભવિષ્યમાં કંઈક નવું કરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ. जो नाम है वो क्रेसेंट स्कूल की ही तलबा है, उनका नाम है जाइना शेख. मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि तशरीफ लाएं. Assalamualaikum everyone. My name is Zaina Sheikh. I am in 10th standard from Crescent School. Have you ever told a lie just to protect someone's feeling or maybe to save yourself from trouble? Good morning, respected judges, teachers and all my dear friends. Today I stand before you to speak on a topic that has follows humanity for centuries. Is lying is a necessary evil? On one hand, we are taught from childhood that honesty is the best policy. Truth builds trust, bonds, relationships, and give us the courage to stand tall. A lie, however small, carries the weight of guilt and risk of being exposed. As Mahatma Gandhi once said, truth never damage a cause that is just yet. Reality rarely show black and white. Imagine a doctor who hides the harsh details of patient illness to keep their hope alive, or a friend who says you will be fine when you're nervous before the exam. All this lie or are they shield of kindness? In such cases, lying seems less of a sin and more of a survival tool. Psychologists even argue that contains lies called white lies help maintain harmony in relationship. Society itself sometimes run on subtle lies, politeness, and even politics without more than heal. But here the lies danger. When lying becomes habits, it trust and character. One lie damage another until the truth itself disappears. A society where lying becomes necessary is a society where truth collapses. And without trust, what remains? So lying is a necessary evil. Perhaps it is necessary in moments of compassion, but it is evil when it becomes a habit of convenience. The truth rest of wisdom is knowing when to speak the truth that liberates, when to hold back the truth and destroys. Let me conclude with a powerful reminder by Fanchres. I am not upset that you are lied to me. I am upset from now. I can't believe you.
So therefore, my friends, lying may sometimes be necessary, but honestly will be implacable. Thank you. कैसे बाहर निकली। तो आइए हमारे सामने पांचवा नाम आ रहा है जो है वो एफडी जुहापुरा वाली एफडी स्कूल से मुनज़्ज़ा मंडप्पा। मैं गुजारिश करूंगा बच्ची से कि आप तशरीफ लाएं। અહીં ઉપસ્થિત નિર્ણાયકશ્રીઓ, મારા મિત્રો અને શિક્ષકગણ, અસ્સલામુ અલૈકુમ. મારું નામ છે મંડપવાલા મુનઝ્ઝા અને હું ધોરણ 10ની વિદ્યાર્થીની છું. હવે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે આપણા જે જીવન છે એ અનેક રંગોથી ભરેલું છે. ક્યારેક સંઘર્ષના, ક્યારેક દુઃખના, તો ક્યારેક ખુશીના રંગોથી ભરેલું છે. પણ એમાંથી આપણો મનગમતો રંગ કયો છે એ બધાને જાણવાનું મન થાય છે. માટે આજે હું જે વિષય પર બોલવા જઈ રહી છું એ વિષય છે મારા જીવનનો સૌથી શ્રેષ્ઠ દિવસ. હવે આજે હું અહીંયા તમારા સમક્ષ ઊભી તો છું, પણ પ્રશ્ન એ છે કે હું અહીંયા ઊભી કઈ રીતે છું. તો હું તમારી જોડે વાત કરવા જઈ રહી છું એ છે મારું સૌપ્રથમ સ્ટેજ પર જવું અને મારો વક્તવ્ય આપ્યો. એ છે ધોરણ 7ની વાત. જ્યારે મારા શિક્ષકે મને સૌપ્રથમ કીધું હતું કે તારે આ સ્પીચ બોલવાની છે, ત્યારે મને ગભરામણ થઈ. શું હું અને સ્પીચ? ના, મારાથી તો નહીં થશે. અને મને બહુ બીક લાગી. મેં ટીચરને ના કીધું કે ના, મારાથી નહીં થવાનું. પણ મારા જે ટીચર હતા એને મને ઉત્સાહ આપ્યો, જેનાથી મારા અંદર આત્મવિશ્વાસ આવ્યો. મેં ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યા. દર દિવસ હું અરીસાની સામે ઊભી રહેતી અને જે મારી સ્પીચ બોલવાની છે, જે મારે વક્તવ્ય આપવાનું છે એ હું બોલતી. હવે એ સમય આવી ગયો હતો જ્યારે મારે શાળામાં એ સ્પીચ બોલવાની હતી. એ કોઈ મોટું કાર્યક્રમ તો નહોતું, નાનું શાળામાં જ યોજાયેલું કાર્યક્રમ હતું, પણ હાથ અને પગ કંપનથી કાપી રહ્યા હતા. એક બાજુ આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહ હતો તો બીજી બાજુ કંપન હતો. આ બંનેના સંયોજનથી મારું નામ શિક્ષકે બોલ્યું. હવે તમારી સમક્ષ આવશે મંડપવાલા મુનઝ્ઝા. ત્યારે તો જાણે કે મારું બધું જે મગજ છે બ્લેન્ક થઈ ગયું, બધું ગાયબ. હવે મને થયું કે હું શું બોલીશ, મને તો કંઈ યાદ જ નહીં આવતું. હું બીતા સ્ટેજ પર ગઈ. ત્યાં જઈને મેં માઇક હાથમાં લીધું. માઇક જેમ હાથમાં લીધું તો મારી નજર સૌ પ્રથમ મારા વાલી પર ગઈ. મારા વાલીના આંખમાંથી મને જોવા મળતું હતું કે એ મને કહે છે તું કરી શકે છે, તારાથી થઈ જશે, તું હાર ના માનીશ. બીજી બાજુ શિક્ષક પર નજર ગઈ તો શિક્ષક પર મને આંખના ઇશારાથી કહી રહ્યા હતા કે તારો ઉત્સાહ ના છોડતી, તું જે આત્મવિશ્વાસથી ગઈ છે એ ના છોડતી. આ લોકોના પ્રેમ મને જોઈ મારા અંદર એક હિંમત આવી, મારા અંદર એક ઉત્સાહનો દીપક જાગી ઉઠ્યો. અને તો પછી 5 મિનિટ સુધી મેં જે બોલ્યું છે એમાં તો કંઈ વાત જ નહીં. 5 મિનિટ સુધી બોલતી ગઈ. પગ તો કંપન કરી રહ્યા હતા, સાથે અવાજ પણ થોડો લડખડાયો. પણ છેલ્લે 5 મિનિટના અંતે હું થોડી સ્ટોપ થઈ ગઈ. હવે શિક્ષકે કીધું કે હવે તમે તમારી જગ્યા લઈ શકો. હવે હું મારી જગ્યા પર તો જઈને બેસી ગઈ, પણ મનમાં ઘણા પ્રશ્નો હતા કે મેં બોલ્યું કેવું. મને તો યાદ જ નહીં આવતી કે હું ત્યાં ગઈ તો 5 મિનિટમાં શું બોલ્યું. હવે પહેલા જે મેં યાદ કર્યું હતું એ બ્લેન્ક થઈ ગયું. હવે મારી જગ્યા પર આવીને બેસી તો હવે એ બ્લેન્ક થઈ ગયું કે હું બોલીશું સ્ટેજ પર. મને એટલી ગભરામણ હતી, મને એટલા વિચારો આવી રહ્યા હતા કે શું મારા મિત્ર મારું મજાક ઉડાવી રહ્યા હશે, શું હું કંઈ ખોટું તો નહીં બોલી હતી, શું મારા કોઈ શબ્દો જુદા તો નહીં બોલાયા હશે, કે શિક્ષક કોઈનું ઉચ્ચારણ મેં ખોટું તો નહીં કર્યું કે જેથી બધા મારું મજાક ઉડાવી રહ્યા હોય. એવા બધા પ્રશ્નો લઈને હું બેસી રહી હતી. હવે મારા એક જ વખતનો હું બેસબરીથી રાહ જોઈ રહી હતી, એ છે ઇનામ આપવાની. કેમ કે એ ઇનામથી જ મને ખબર પડવાની કે મેં કેવું બોલ્યું છે. હવે અંતે ઇનામ આપવાનો સમય થઈ ગયો. મારા શિક્ષક ગયા અને કીધું કે હવે વિજેતાના હું નામ લઈશ. જેમાં સૌપ્રથમ એણે કીધું કે પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કર્યો છે મંડપવાલા મુનઝ્ઝા. એ સાંભળીને જ મારા આંખમાં આંસુ આવી ગયા. આ દિવસ મારા માટે હંમેશા યાદગાર રહેવાનો છે, કેમ કે એ દિવસથી જ મને ઉત્સાહ મળી છે કે હું આવા સ્ટેજ પર જઈને સ્પીચ આપી શકું છું. અંતે હું મારી વાત અહીં જ કહીને पूर्ण विराम लेवा ईच्छुं छुं. आभार. एफडी जुहापुरा की एक तलबा हैं, उनका नाम है अनम मंसूरी. मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं. અહીં ઉપસ્થિત નિર્ણાયકશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, અસ્સલામુ અલૈકુમ. મારું નામ મંસૂરી અનમ છે અને હું ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરું છું. શિક્ષક, આ શબ્દમાં જ કેટલી ઊંડાઈ છે. શિક્ષક શબ્દ સાંભળતા જ આપણા મનમાં કેટલા વિચારો આવે છે. આપણા જીવનમાં ઘણા બધા શિક્ષકો આવ્યા ગયા, પરંતુ મારા હૃદયમાં ફક્ત એક જ શિક્ષક છે. એમનું નામ છે શબાના મેમ. એ હમણાં આ દુનિયામાં તો નથી, પરંતુ એ મારા જીવનમાં
પરંતુ એ મારા હૃદયમાં હમણાં પણ જીવન છે. એ શિક્ષક મને પ્રેરણા આપતા હતા, મારો ઉત્સાહ વધારતા હતા. એમને મને ક્યારે પણ નીચું ના જોવા દીધું. ક્યારેક રસપ્રદ વાર્તા, પાઠ એ મને ખૂબ સારી રીતે સંભળાવતા. એ દરેક વસ્તુને હળવેથી હાસ્ય સાથે સમજાવતા. ગણિતના અઘરાથી અઘરા સૂત્રને પણ એ રમકડાની જેમ સમજાવી દેતા. વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને પ્રયોગોથી સમજાવતા. મારા મનપસંદ શિક્ષક મારા માટે માત્ર શિક્ષક નહીં પરંતુ માર્ગદર્શન, મિત્ર અને પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. તેમનો સ્વભાવ એટલો વિનમ્ર હતો કે તેઓ દરેક વિદ્યાર્થીને સમાન સમજતા. અમીર, ગરીબ, તેજ, ધીમો, છોકરો, છોકરી, કોઈ ભેદભાવ નહીં. તેઓ હંમેશા કહેતા માણસનું મૂલ્ય તેના ગુણોમાં છે, પદમાં નહીં. આ વિચારોએ મારી નજર દુનિયા સામે બદલાવી. આજે હું આત્મવિશ્વાસથી અહીં મંચ પર ઊભી છું. તે માત્ર તેમનું માર્ગદર્શનનું પરિણામ છે. જ્યારે હું પહેલી વાર સ્પર્ધામાં નિષ્ફળ ગઈ ત્યારે બધા મારા પર હસ્યા, પરંતુ તેમને મારી પીઠ થપાવીને ઠપકો આપ્યો કે આ તારી સફળતાનું પ્રથમ પગથિયું છે. તું આગળ વધ, પ્રયત્ન કર. મારા મનપસંદ શિક્ષક જે હાલ આ દુનિયામાં નથી પરંતુ એ મારા હૃદયમાં હમણાં પણ જીવન છે, તે ખૂબ સારા હતા. તે મને હરેક વાતમાં સપોર્ટ કરતા. તે આખી ક્લાસ સાથે હળી મળીને રહેતા. તે હંમેશા आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और 7वें नंबर पे अपोलो स्कूल के एक तलबा है नमीरा अरब. मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि आप तस्वीर लाओ. हाँ बेटे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरब नमीरा मोहम्मद अली है. मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि स्कूल का अगर एक रूल्स बदलने जाए तो कौन सा रूल्स होगा. तो मैं मेरी मर्जी से बोलना चाहती हूँ कि अगर बदलना चाहे ना तो मैं ये बदलूँगी कि स्कूल में एक्टिविटी हो मेरा. जैसे कि बहुत देखा होगा कि बहुत लोगों को स्कूल पसंद नहीं, स्कूल जाना पसंद नहीं, और हम लोग जाते भी है तो बस यही सोचते कि कब छुट्टी और कब हम घर भागे, क्योंकि स्कूल में उनको मज़ा ही नहीं आता. क्यों? क्योंकि स्कूल में एक्टिविटी नहीं है, रमत नहीं है, चित्र नहीं है, कुछ दिन उजवे में नहीं आते, ऐसी कुछ होती है. तो मैं यही चाहूँगी कि स्कूलों में रमत का नहीं ये सब देखे. जैसे कि हमारे बच्चों को गेम्स के लेक्चर्स लेवे अलग से, गेम्स के लेक्चर लेवे, चित्र के लेक्चर लेवे, हर दिन में दिखावे, बाहर का नॉलेज थोड़ा बहुत दे कि बच्चों को स्कूल जाने में मजा आवे, स्कूल में क्या क्या करवा के उन सब में मजा आवे, बाहर का नॉलेज ले, बाहर घुमाने ले जाए स्कूल में से. अभी बीच में एक स्कूल में एक इंसान का मर्डर किया था बच्चे ने, तो ये सब भी अच्छी बात नहीं है. ये सब स्कूल वालों ने सिखाया नहीं होगा, अमुक ऐसा होगा, ये बात भी ठीक नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बस इतना ही बोलना चाहूँगी. थैंक यू. आइए मैं शमा शाहपुर स्कूल के एक तलबा सफ़िया आवरी. Assalamu alaikum. In this 21st century fast-paced world, if we ask our parents, they say we are busy. Children, they say we are busy. Everyone's too busy, and they should be, because there are tasks to be done. But one day I paused and thought. I thought about a question: is lying a necessary evil? Imagine a boy. He was very frightened for his first stage presentation. So he asked me. He was my brother. So I told him, you are the best actor. So it gave him the confidence to speak. It did not hurt anyone's feeling, but in fact it light up an energy in a human. So here in this situation, is lying a necessary evil? No, because in this situation no one was hurt, but honesty is the best policy. Now imagine a next situation where my friend put all his effort
put all her efforts in a painting. I thoughtlessly said I didn't like it, but it hurt her feeling. She gave her all the time, but I jokingly said that I did not like. It hurt her feelings, and next time she won't trust me. That's the reason that lying is not a necessary evil or is a evil. So if we ask the question, is lying a necessary evil? It depends on the situation. If we imagine the situation in the first case, it would not be a evil. But in the second case, it is cause it hurts someone's feeling. And in Islam also, we are allowed to lie when we have to join two relations. We can lie to one that she praised you so that they could become friends. That's the beauty of Islam. And as I said earlier, that lying is depend on the situation. So whenever we think that is lying a necessary evil, so we should think that is this situation is this situation working for the question? Then we can decide that is lying a necessary evil or not. Jazakallah. आइए मैं इसके बाद जनाब साजिद सर से गुजारिश करूँगा कि आप आए और बच्चों से अपने तरीके से दो बातें सुनाएं और बच्चों से अपने तरीके से दो बातें। अक्सर मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये करना क्यों है। अभी भी देखो ना, जिस एजुकेशन सिस्टम में हम जी रहे हैं अक्रॉस इंडिया, उसका मकसद है मार्क्स। तो आपके टीचर लोग, आपके मम्मी पापा या आप खुद अगर इस बात पे गौर करते हो या उस बात की फिक्र में रहते हो कि हमारे मार्क्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, तो आप लोग एक तरह से गलत नहीं हो। लेकिन ये बात मैंने आज से 25 साल पहले नोट की, ऐसे ही प्रिंसिपल्स और टीचर्स की जो ग्रुप्स में मैं बैठता हूँ तो वहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस सुनने और सीखने मिलते हैं। तो आज से 25 साल पहले मैंने ये पहली बार जाना था कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम जी रहे हैं वो हमारे लिए करेक्ट नहीं है, और ये एजुकेशन सिस्टम हमारे पे ब्रिटिश लोगों ने थोपी हुई है। ये मकसद उनका था, वो क्या चाहते थे जब उन्होंने स्कूलें शुरू की थी आज से 25 आज़ादी से पहले 100 साल पहले, उनका एक ही मकसद था कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आए। वो आपकी भलाई के लिए नहीं था, आपको इंग्लिश आए ताकि वो लोग आपको इस्तेमाल कर सके अपने ऑफिस को, अपना क्लर्क बना सके। आज आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो IAS IPS की जो एग्ज़ाम्स होती है वो एग्ज़ाम शुरू करने वाले वो थे ताकि वो अच्छे से अच्छा एक एम्प्लॉय खड़ा कर सके उनके लिए। आज जो IAS के एग्जाम देके जो पास हो रहा है वो बड़े पोस्ट पे जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो क्लर्क बनता था, ऑफिसर तो वही होते थे। आज के तौर पे भी आज भी आप देखो तो जूनियर में सीनियर क्लास स्टैंडर्ड में सीनियर के अंदर सीनियर के लिए कर्सिव राइटिंग सिखाया जाता है। कर्सिव राइटिंग एक टॉपिक होता है, अच्छा एक सब्जेक्ट है और उनको कर्सिव राइटिंग सिखाया जाता है। ये आज क्यों सिखा रहे हैं? अगर इस बात को समझो तो समझ में आता है कि ये सही है कि गलत है। ब्रिटिश लोग जो थे वो कर्सिव राइटिंग में ही लिखते थे, और अगर वो छोटा छोटा लिख के कोई देता था यहाँ से तो उनको समझ में नहीं आता था, डिफिकल्टी होती थी समझने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश सिखाया और कर्सिव राइटिंग सीखा। कर्सिव राइटिंग में लिखना सीखो बस, बाकी तुम कुछ मत करो ताकि हम पढ़ सके तुमने लिखा क्या है। वो कर्सिव राइटिंग की शुरुआत थी आज से 100 साल 150 साल पहले। आज मैं मेरे बच्चों को कर्सिव राइटिंग क्यों सिखाऊं, उसका आधा घंटा 1 घंटा हर रोज में क्यों वेस्ट करूँ इस बात को लेके कि उसको कर्सिव राइटिंग सिखाना है। उसके बदले में उसको ड्राइंग सिखाऊं, उसके बदले में उसको म्यूजिक सिखाऊं या और कोई फन सिखाऊं, लेकिन नहीं, हम आज भी उसी चीज़ में जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम जी रहे हैं वो गलत है या हमारे लिए नहीं है। ये ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों ने बनाया, हम आज भी उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और उसको नहीं चेंज कर पाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि तब से लेके अब तक सिर्फ ऐसे मार्क्स करके जी रहे हैं।
कि यहाँ आओ पार्ट लेने के लिए। उसकी वजह ये है कि जाएगा तो पढ़ाई वेस्ट होगी, इससे अच्छा ट्यूशन में जाकर परीक्षा देते हैं, है ना। संडे को क्या होता है, ट्यूशन के अंदर परीक्षा होती है, 6 दिन तक वो हटाएगा, 7 दिन परीक्षा लेगा, और 100 बच्चों में से 2 बच्चों के 90% या 95% या उससे ज़्यादा आएंगे तो वो उनको पोस्टर पे यूज कर सकेगा। वो पहले 2-3 बच्चे जिसके 95-97% है उनका फोटो लगाता है, जो 4 बच्चे फेल हुए वो लगाता है कि मेरे यहाँ पे आते और ये फेल हुआ। वो तो अपना अच्छा ही बताता है ना। तो उसको आपको रटा के एक ही मकसद है कि मैं पोस्टर पे लगा सकूं 4 बच्चों का नाम 95, 97, 98, ताकि अगले साल उसको देखे 8-10 पेरेंट्स को मैं कन्विंस कर सकूं कि मेरे जैसा जुआ पढ़ रहे कोई नहीं, मेरे जैसा जमा पढ़ रहे कोई नहीं। हम सिर्फ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। मैं पिछले साल 8 बच्चे सब मिला के थे, 9, 10 और 11, 12 दोनों में 4-4 बच्चे थे, पर मैंने किया और फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया, है ना। तब 4 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड देना मुश्किल नहीं था, लेकिन इस साल उससे बड़ा मन मेरा अच्छा है, एटलीस्ट डबल हो गया। 8 दिन यहाँ बैठे हैं, 10 दिन में, और अच्छा 3 जन और है जो कुछ वजह से नहीं आ पाए हैं, वो 2 बजे आएंगे, सेकंड सेशन में वो लोग आने वाले हैं। तो मैंने उनको इजाजत दी कि ठीक है आओ, 5 लोग कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपन, क्योंकि ये सिस्टम के अगेंस्ट है अपनी चीज। ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पूरे साल जितने भी टॉपिक दिए थे ना, उसके बारे में कभी भी न्यूज आया, आपके पेपर में कुछ आया, आपके कोई भी सब्जेक्ट में कुछ आया, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा जाएगा जाएगा। वो सबने जो पिक्चर की बात कही ना कि पिक्चर देखते तो पिक्चर देखते आता है, पूना के अंदर 6 महीने का कोर्स चलता है, पूना के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड जो इंस्टीट्यूट है वो 6 महीने का कोर्स चलाती है कि हाउ टू वॉच हाउ मूवी, आपको मूवी कैसे देखना चाहिए। अपन तो 3 घंटे देखा, बकवास है, कभी निकल गए, बहुत अच्छी मजा आ गई, क्यों मजा ही नहीं मालूम, उसके मैरिट से डिमेरिट से कभी सोचते भी नहीं, है ना। एजुकेशन सिस्टम में हम इस तरह से फंसे हुए हैं आज कि मार्क्स के अलावा अगर कुछ भी चीज़ की जाए तो ना प्रिंसिपल रेडी है, ना माँ बाप रेडी है, और बच्चों को भी टेंशन है कि नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा। अगर मैं मना नहीं करता हूँ इस बात को, लेकिन इस चीज़ में फंसे रहे तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। अलग करेंगे तभी अलग दिखेंगे, सब जो कर रहे वही करेंगे तो अलग नहीं दिखेंगे। आज के अंदर जो 2-3 बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, जिसमें आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सबसे पहले आप लोगों ने ना अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, ना आपने किस टॉपिक पे बोलने वाले हो वो बोला। आप जो टॉपिक पे बोलने वाले हो वो तो सामने पहुंचना चाहिए, तो सुनने वाला तैयार होगा अच्छा किस बारे में बोलने वाला है और बोल कौन रहा है। एटलीस्ट आपका क्लियर नाम और आपका स्कूल और अगर स्टैंडर्ड बोलो तो ये 3 चीज़ें जो क्लियरली सामने पहुंचनी चाहिए स्पीकर लिसनर के पास, है ना। और एक बात जो देखिए, बहुत फास्ट बोल रहे हो आप, ये जो बोले ना वो 5 से 6 मिनट तक चल सकता है। अब फास्ट जाने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि याद किया हुआ है, तो एक बार सेंटेंस चालू हुआ तो डब निकलते जाए, है ना। अगर आपने चीज़ को समझी होगी तो आप आराम से चुपचाप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले तो वो भूल जाने का डर, वो जो रॉट लर्निंग था, याद करने वाला जो है कि याद करता है, तो ये वो याद करने की चीज़ से बाहर है। अगले साल करेंगे ना यही टॉपिक भी है ना, तो आप पूरे साल इस पर रिसर्च करते रहोगे तो आइंदा आपको साल पाओगे तो याद नहीं करना है ना। आपको इतना मतलब सब्जेक्ट मैटर आपके दिमाग में तैयार हो ही गया होगा क्या होगा, ठीक है। एक अरुण सर ने एक पॉइंट बात किया, आपकी स्पीच के अंदर करंट जो हो रहा है ना उसमें से एग्जाम्पल होना ही चाहिए। आज जो सोसाइटी में चल रहा है उसके ऊपर आपके टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल होना ही चाहिए, जो एक बच्चे ने किया आज जो वो मर्डर हुआ उसके पीछे की वजह क्या है, बता सकते क्यों हुआ होगा, उसके पीछे की मेन वजह क्या है, सोचा ये सोचना शुरू
मतलब ये है कि आसपास में जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस किया यहाँ पे उस बारे में सोचना शुरू कर दो। कचरा फेंकना चाहिए नहीं फेंकना चाहिए, कचरा फेंकना या उसको साफ करना क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन चीज़ों पे सोचना शुरू करो। ये हुआ मेरे हिसाब से सिर्फ इसलिए हुआ कि आज बॉयज खास करके वो वायलेंट गेम्स ही खेल रहे थे, मार 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 वो पीछे बैठ जा मार दे कहीं भी जा वो यही चल रहा है, वो मार दे करते वो मार दे। तो वजह है ये वायलेंट गेम्स आज सोसाइटी में चल रही है। वायलेंट गेम तो लाया कौन आई पर्सन, वो वायलेंट गेम्स आई पर्सन वो अपने विस्तृत हो गई, बहुत बड़ी चीज़ है सोचने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ अपने थर्ड राउंड पर क्वेश्चन है, अब आ जाओ मेन बात की अब क्या 2 राउंड हो गए, अब थर्ड राउंड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए, उन टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक है 4-5 टॉपिक दिए 5 है। अब देखो कितने लोग आते हैं, 3 जन और आने वाले हैं सेकंड सेशन में, तो उनको मैं जज करवा लूँगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यू होता है, लेकिन अगर 12 लोग हैं तो अपन 4-4 जन ऐसे 3 टॉपिक पे कोई भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी क्या करेंगे अपन 1 2 3 4 ऐसा कुछ चीज़ बना लेते हैं। तो आप टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 वो करके अपन टीम बनाएंगे। फिर जब आओगे तो आपको टॉपिक आज ही दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे आप बोलने वाले हैं, लेकिन उस टॉपिक के फेवर में बोलोगे या उस टॉपिक के अगेंस्ट में बोलोगे वो आपको संडे को ही पता चलेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, उस टॉपिक की अच्छी बात है और उस टॉपिक की खराब बात है, आपको दोनों तैयार करनी है। ये भी अपन कर सकते हैं कि आपको बोल दिया कि फेवर में बोलो या बोलिए अगेंस्ट में बोलो, लेकिन आप आधे ही तैयार हो रहे हैं, है ना। अगर आपको उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए कहा जाएगा उसी दिन, तो आप पूरी तरह से तैयार होकर आओगे। उसमें एक बात क्या होती है कि ये दोनों बोल रहे हैं, ये फेवर में बोल रही है, ये अगेंस्ट में बोल रही है, तो ये पहले बोल रही है फेवर में, तो इसके खिलाफ इसके पास कोई ना है ये गलत बोल, तो ये बोल देगी कि उसने गलत बोला। लेकिन अब ये जो बात बोली इसने उसके अंदर से पॉइंट निकलेगा इसकी बोलना है तो, लेकिन इसने तो बोल दिया, तो लास्ट में जो पहले बोल के गया उसको फिर 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि अगर जो लोग बोल के गए उसके अगेंस्ट तेरे को बोलना है कि तुमने ये बात जो बोली वो गलत है, तो लास्ट में आपको फिर 1 मिनट दी जाएगी हर किसी के अगेंस्ट बोलने। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? तो टीम बना के मैं दे दूंगा, टॉपिक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, लेकिन 10 जगह हैं तो वो कुछ होगा नहीं पड़ेगी, और टॉपिक मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा आज ही के दिन। ठीक है, उस टॉपिक के फेवर में और उस टॉपिक के अगेंस्ट आप बोलना है। एक बात और, आप उस दिन के लिए नोटबुक और पेन लेकर आना, क्योंकि
आपको लागू करेंगे, है ना। होगा क्या कि आप उन चीज़ों के बारे में उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए आपके पास पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। ये चीज़ पे आप अपने बड़ों से डिस्कशन करना, मम्मी पापा से डिस्कशन करो, अपने फैमिली से के अलावा बड़े भाई बहन है तो टीचर्स है, उनसे पॉइंट मांगो। आपको जो भी पॉइंट टॉपिक दिया जाता है ना, उस बड़े लोगों से डिस्कशन करना, आपको पॉइंट मिलेगा। मकसद ये नहीं कि आप तैयार करो, मकसद ये कि आपके पास इतना सारा मटेरियल जमा हो जाए हर टॉपिक को लेके, क्या बोलते हो। सर टॉपिक ही एक दूसरे का ऑपोजिट है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वर्सेस प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन। तो चार जने जो होंगे ना उसमें से दो जने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बोलेंगे, दो जने बोलेंगे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ये पर आखिर बात जिस चीज से मैंने शुरू किया था कि एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम ही है कि जिसकी वजह से यहाँ पे लोग कम है या इधर भी लोग कम है ना। हर चीज को करने के लिए एक स्पेसिफिक इंसान देना पड़ता है कि ये काम क्यों करना है, ये काम क्यों करना है, ये काम क्यों करना है, और वो करने के लिए टीम बनाना पड़ता है। अगर ग्रुप पे आप देखो तो मैंने वॉलंटियर्स की बात की थी, वॉलंटियर्स चाहिए अगर कोई है तो आप, लेकिन अगर कोई एनुअल फंक्शन है, नाश्ता गाना है तो टीम अच्छी बन जाती है, मदद करने वाले लोग आ जाते हैं, नाश्ते वाले लोग आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये पढ़ाई की बात है थोड़ा डिफिकल्टी होता है। ये इस प्रोग्राम को संडे को रखने के पीछे की वजह यही है कि स्कूल में गया तो स्कूल में बच्चों को पता करता है कि स्कूल टाइम में भेजिए, स्कूल टाइम में भेज करेंगे प्रोग्राम तो टीचर को भेजो, टीचर वहाँ से टीचर आएगा तो वहाँ प्रॉक्सी तो बन जाएगा, प्रॉब्लम होता है, तो उनको मना हो गया। शाम के टाइम में सोचा तो सब ट्यूशन जा रहे हैं, कोई जो ट्यूशन नहीं जाता हो, अच्छी बात है। तो शायद इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख तो आप एग्जाम लिख रहे होते फिर ट्यूशन में बैठ गए, तुम्हारा एग्जाम देगा जो ट्यूशन जाता है